हेलो व्यूअर्स। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजावत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बात की थी। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत ऑपेरेन और हेल्डेन नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया। और यह सिद्धांत बाद में ऑपेरिन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रकाशित हुआ। तो इस सिद्धांत को हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति रसायनों के संयोग से हुई। ओरिजिन ऑफ लाइफ रसायनों के संयोग से हुई। और ऑपेरिन का जो सिद्धांत है वो बताता है कि जीवन की उत्पत्ति समुद्री जल में हुई। यानी कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जल का होना आवश्यक है। और इसी कारण हम ये बताते हैं कि चंद्रमा पर जीवन अनुपस्थित है, क्योंकि वहाँ पर जल अनुपस्थित है। सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल उपस्थित है, इसलिए जीवन पृथ्वी पर ही संभव है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जिस समय हुई उस समय वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। जैसा कि हम अभी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, वो O2 उस समय अनुपस्थित थी जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी कि उस समय का वातावरण अवायवीय था, जबकि वर्तमान में जो वातावरण है वो वायवीय है, जिसे हम एनएरोबिक कहते हैं। जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, मुक्त ऑक्सीजन, और इसीलिए उस समय का वातावरण अवायवीय या एनएरोबिक कहलाता था। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण जो वातावरण था वह रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग मतलब अपचाई, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन H2 की अधिकता थी, इसलिए वातावरण अपचाई था। जबकि वर्तमान वातावरण ऑक्सीजन की अधिकता के कारण उपचाई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो वातावरण उपचाई है वो प्रकाश संश्लेषण के कारण उत्पन्न हुई ऑक्सीजन के कारण है। तो ये उस समय की परिस्थितियां थी जब जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, रसायनों के संयोग से हुई।
उसके अलावा समुद्री जल में हुई, और उसके अलावा वहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, जबकि हाइड्रोजन की अधिकता के कारण वातावरण अपचायी था। अब हम जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे पहले रासायनिक विकास के बारे में बात करेंगे। रासायनिक विकास, जिसे हम केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं, इसमें सबसे पहले जो अवस्था बनी उसे हम कहते हैं परमाणु अवस्था, यानी कि एटॉमिक स्टेज। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुई, जैसा हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा। उस समय जीवद्रव्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो केवल परमाणुवीय अवस्था में ही पाए जाते थे, यानी कि एटॉमिक स्टेज में ही पाए जाते थे, और इन तत्वों ने मिलकर पृथ्वी का उस समय का वातावरण निर्मित किया, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख थे, और इसमें सबसे ज़्यादा अधिकता थी हाइड्रोजन की। इसलिए ही हमने कहा कि वातावरण कैसा था, अपचायी, यानी कि रिड्यूसिंग था। तो ये सबसे पहली अवस्था जीवन की उत्पत्ति में, कि पृथ्वी पर शुरुआत में जो तत्व थे वो परमाणुवीय अवस्था में थे, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख थे, और सबसे अधिक अधिकता थी हाइड्रोजन की। दूसरी इसके बाद जो अवस्था आती है वो है आणविक अवस्था, यानी कि परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम आणविक अवस्था या मॉलिक्यूलर स्टेज कहते हैं। इन अणुओं की उत्पत्ति, यानी कि सर्वप्रथम जब इनकी उत्पत्ति हुई तो वो सरल अकार्बनिक यौगिकों के रूप में हुई, यानी कि परमाणुओं ने मिलकर के सरल अकार्बनिक यौगिकों, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण किया। यानी कि इस समय जब अणुओं का निर्माण हुआ परमाणुओं के मिलने से, तो उस समय जो पृथ्वी का तापमान था वो धीरे धीरे कम होने लगा था, जिसके कारण परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होने लगा, और ये अणु सरल अकार्बनिक यौगिक थे। सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणुओं ने ऑक्सीजन से संयोग करके और जल का निर्माण किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण हुआ। ये पृथ्वी पर सर्वप्रथम जल की उपस्थिति को दर्शाता है, लेकिन वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जो उस समय का था वो हाइड्रोजन की अधिकता के कारण था, और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल का निर्माण सर्वप्रथम करती है। उसके बाद हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया का निर्माण किया, जो कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये दोनों ही सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, H2O एंड NH3, जो कि सर्वप्रथम बनने वाले अकार्बनिक यौगिक थे। इसके पश्चात CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये सब सरल अकार्बनिक यौगिक थे। अगली अवस्था में प्रारंभिक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ।
प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक जिनकी उत्पत्ति हुई वो थे नाइट्राइड और कार्बाइड। नाइट्राइड एंड कार्बाइड। और ये जो यौगिक बने जो कि प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक थे, ये नाइट्रोजन और कार्बन के धात्विक परमाणुओं के साथ संयोग से बने। जब धात्विक परमाणु नाइट्रोजन से संयोग करें तो नाइट्राइड बने, और अगर धात्विक परमाणु कार्बन से संयोग किया तो कार्बाइड बने। तो ये प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक थे। इसके पश्चात धात्विक कार्बाइड और जल वाष्प की क्रिया द्वारा इन दोनों की क्रिया के द्वारा, यानी कि धात्विक कार्बाइड और जल वाष्प की क्रिया के द्वारा मीथेन का निर्माण हुआ। और इसके पश्चात HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड बना। तो ये शुरुआती प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक थे। नाइट्राइड, कार्बाइड, अमोनिया, CH4 यानी कि मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड। इस समय जल जो पृथ्वी पर बनता अत्यधिक तापमान के कारण वाष्पीकृत हो जाता, जिससे कि बादल बने, और ये जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर आ जाती, जिससे लंबे समय तक इस प्रक्रम के चलने के कारण पृथ्वी का तापमान कम होने लगा और उस पर समुद्र की उत्पत्ति हुई, यानी कि समुद्र का निर्माण हुआ। अगले चरण में सरल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई। ये जो हमने अभी इससे पहले देखे, ये सब प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक थे, नाइट्राइड, कार्बाइड, मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड। इसके पश्चात सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, यानी कि समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बाइड, नाइट्राइड आदि उपस्थित थे, और इन प्रारंभिक यौगिकों के संयोग से सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जिसमें अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, वसा अम्ल, इसके अलावा प्यूरीन एवं पिरिमिडीन जो कि आनुवंशिक पदार्थ DNA और RNA के निर्माण में भाग लेते हैं, इत्यादि सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। अमीनो अम्लों से बाद में प्रोटीन का निर्माण हुआ, देन ग्लिसरॉल से और वसा अम्लों के से वसा का निर्माण हुआ, और प्यूरिन और पिरिमिडीन से DNA तथा RNA का निर्माण हुआ। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी किरणों, कॉस्मिक रेज और ज्वालामुखी आदि से प्राप्त हुई। सरल कार्बनिक यौगिकों के बनने के पश्चात अंतिम चरण में जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। जटिल कार्बनिक यौगिक
रासायनिक विकास की अंतिम अवस्था को दर्शाते हैं, जिसमें रसायनों का निर्माण हम पढ़ रहे हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों के संयोग से बने, जैसा हम बात कर रहे थे कि अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी कि अमीनो अम्ल एकलक हैं और इनके बहुलकीकरण से पॉलीमर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का निर्माण हुआ, जो कि शुरुआत में नॉन एंजाइमेटिक थे। यानी कि इनमें एंजाइम जैसी प्रकृति नहीं थी, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में अधिकतर एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन उस समय जो प्रोटीन शुरुआती प्रोटीन बने वो नॉन एंजाइमेटिक थे, उनमें एंजाइमेटिक पावर नहीं थे। इसी तरह ग्लिसरॉल और वसा अम्ल मिलकर के वसा और लिपिड का निर्माण करने लगे। यानी कि सरल कार्बनिक यौगिक जो ग्लिसरॉल और वसा थे, उन्होंने मिलकर जटिल कार्बनिक यौगिक वसा और लिपिड का निर्माण किया। इसी प्रकार सरल शर्कराओं के संयोग से, यानी कि मोनोसैकेराइड जो शर्करा हैं, जिन्हें हम सरल शर्करा कहते हैं, इनके संयोग से डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जैसे जटिल शर्कराओं का निर्माण होने लगा। इसी प्रकार शर्करा और उनके साथ नाइट्रोजन बेस तथा फॉस्फेट के संयोग से, नाइट्रोजन बेस जिसे हम बात कर रहे हैं प्यूरिन और पैरामिडिन, ये शर्करा और फॉस्फेट के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बने, जिनके बहुलकीकरण से न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल बने। और शुरुआती जो न्यूक्लिक अम्ल थे, उन न्यूक्लिक अम्ल में रेप्लिकेशन पावर नहीं था, यानी कि इनमें प्रतिलिपिकरण की क्षमता नहीं थी। जैसे हमने कहा कि शुरुआती प्रोटीन में नॉन एंजाइमेटिक थे, इसी तरह शुरुआती न्यूक्लिक अम्ल में प्रतिलिपिकरण की क्षमता नहीं थी, यानी कि वो अपनी कॉपी नहीं कर पाते थे। इस प्रकार समुद्री जल में जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जो जीव द्रव्य के प्रमुख घटक हैं। अतः उस समय समुद्र में जीवन की उत्पत्ति की संभावनाएं स्थापित हो गई और जीव द्रव्य के निर्माण के लिए आवश्यक सभी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया। लंबे समय के बाद रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप समुद्र का जल इन कार्बनिक यौगिकों से पूर्णतया संतृप्त हो गया और इन कार्बनिक यौगिकों से संतृप्त समुद्री जल को जो नाम दिया गया वो था प्रीबायोटिक सूप, या इसे हॉट डाइल्यूट सूप भी नाम दिया गया, और ये नाम इसे हेल्डेन ने दिया। यानी कि सभी कार्बनिक यौगिकों से संतृप्त समुद्री जल को प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप हेल्डेन ने कहा। और बहुलकीकरण के लिए ऊर्जा के स्रोत तथा सतही जल के वाष्पन की आवश्यकता थी, जिससे इन सबस्ट्रेट्स का
सांद्रण हो सके और ये एकलक इकाइयाँ वापस निर्मित नहीं हो, और एकलक से किसका निर्माण इस समय हुआ? बहुलकों का निर्माण हुआ। तो ये जीवन की उत्पत्ति के शुरुआती चरण था, जिसमें रासायनिक विकास के फलस्वरूप शुरुआत में आणविक तत्वों, आणविक यौगिकों का निर्माण, परमाणुओं से निर्माण हुआ। उसके बाद प्रारंभिक कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई सरल अकार्बनिक यौगिकों से, और इसी प्रकार प्रारंभिक कार्बनिक यौगिकों से सरल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति होती है, और अंत में जटिल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति होती है, जो कि जीवन की संभावनाओं को दर्शाते हैं। तो इस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो सर्वप्रथम CHON ये परमाणविक अवस्था में उपस्थित थे। जब मॉलिक्यूलर स्टेज आई तो इनसे सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे N2O, H2O, CO2, CO, N2, H2 इत्यादि का निर्माण हुआ। ये एटॉमिक स्टेज था फर्स्ट। दूसरा मॉलिक्यूलर स्टेज, लेकिन ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। उसके बाद प्रारंभिक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जिसमें कि CH4, HCN, कार्बाइड, नाइट्राइड इत्यादि प्रमुख थे। उसके बाद सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, जिसमें कि अमीनो अम्ल, इसके अलावा वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, सरल शर्कराएं और नाइट्रोजन बेस आदि का निर्माण हुआ। और अंत में इनसे जटिल कार्बनिक यौगिकों जैसे कि प्रोटीन, वसा, पॉलीसैकेराइड तथा न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ, जो कि जीवद्रव्य के प्रमुख घटक हैं, और समुद्र के जल में जीवन की संभावनाएं उत्पन्न होने लगी। और इस संतृप्त समुद्री जल को हेल्डेन ने प्रीबायोटिक सूप कहा। तो ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का रासायनिक विकास के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे पृथ्वी पर जीवद्रव्य के निर्माण की संभावनाएं उत्पन्न हुई। Hope you have enjoyed this video. Thank you very much for watching the video.